नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अरे ओ बुढ़िया, ज़रा इधर भी तो पानी लाकर देना। क्या हम लोग यहाँ फ्री में खाना खाने आए हैं? क्या तेरे मालिक हमसे पैसा नहीं लेंगे जो हमें ना ही समय पर पानी दे रही है और ना ही समय पर नाश्ता दे रही है? हम लोग और कब तक इंतज़ार करेंगे? गुस्से से तमतमाती हुई पल्लवी उस होटल में काम कर रही बुढ़िया के ऊपर चिल्ला रही थी और वह बुढ़िया बिना रुके जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चला रही थी कि कोई भी कस्टमर नाराज़ होकर उस होटल से बाहर ना जाए, वरना उसका मालिक उनकी तनख्वाह काट लेगा। क्योंकि उनके साथ काम करने वाली उसी की एक सहकर्मी के बेटे का इस समय एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए वह सहकर्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका पति दूसरी औरत के चक्कर में उसे छोड़ दिया था और उसने अपने बेटे को अकेले ही पाला था। उसका एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसे तुरंत जाना पड़ा। इसलिए वह बुढ़िया अपनी सहकर्मी लक्ष्मी के हिस्से का काम भी संभाल रही थी। पल्लवी ने देखा वह बुढ़िया उसके कहने पर भी उसकी तरफ नहीं आई, तो वह अपने ऊंची हील की सैंडल की टक टक की आवाज़ के साथ दंदनाती हुई उसके पास गई और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, अरे 2 टके की नौकरानी बुढ़िया। इतना ही कहा था कि उस बुढ़िया की शक्ल देखकर वह थोड़ी देर के लिए तो एकदम ऐसी चुप हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी सास गायत्री जी ही थी, जिन्हें मरा साबित करके उन्होंने उनकी 13वीं भी कर दी थी। लेकिन उस समय अगर वह उन्हें अपनी सास को अपनी सास मान लेती तो एक तरफ तो फिर से उसे सास के रूप में मुसीबत मोल लेना पड़ता और दूसरी तरफ पास पड़ोस में बदनामी के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी। इसीलिए उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए अगले ही पल कहा, अरे बुढ़िया, उम्र अधिक हो जाने के कारण आजकल सुनाई कम देता है क्या? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तभी गायत्री जी बोली, माफ़ करना मैडम, आपकी तरह ही बाकी कस्टमर का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए, सारी सेवाएं आपको भी दी जाएगी। गायत्री जी के ऐसा कहने पर पल्लवी की जान में जान आई कि चलो, इस बुढ़िया ने मुझे नहीं पहचाना। और वह जितने गुस्से में गई थी उससे कहीं ज़्यादा शांत होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी सभी सहेलियां को आश्चर्य हुआ, अरे इस नकचढ़ी को क्या हुआ? यह तो कितने गुस्से में गई थी और इतना शांत होकर आई है। आखिर उस बुढ़िया ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना शांत हो गई? सभी ने उसे जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या कह दिया उस बुढ़िया ने जो इतने गुस्सैल, नकचढ़ी और नखरे वाली लखपति बाप की बेटी का गुस्सा छू मंतर हो गया। उस दिन उसकी सभी सहेलियों ने पल्लवी की खूब खिल्ली उड़ाया था, फिर भी वह चुप रही। अब तो पल्लवी आए दिन अपनी सहेलियों के साथ एक से बढ़कर एक होटल में जा जाकर खाना खाती और उन्हें भी खिलाती और पार्टी एंजॉय करती। हालांकि पैसे अपने पापा के उड़ाती थी, इसीलिए उसका पति आशुतोष भी उसे कुछ नहीं कहता था। जब तक पल्लवी के पास पैसे थे उसके पास सहेलियों की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पल्लवी के पिता, जो कि उस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, वह दोनों पति पत्नी फ्लाइट से किसी मीटिंग के लिए विदेश जा रहे थे। लेकिन प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से वह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसका सदमा पल्लवी को बहुत लगा। वह कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन उसके किसी भी सहेली ने उसके बारे में जानना या उसकी मदद करना ज़रूरी नहीं समझा। और इत्तेफाक से पल्लवी के पति आशुतोष को भी कारोबार के सिलसिले से विदेश जाना था, इसीलिए वह भी उसके पास नहीं था। अब पल्लवी के पिता का बिजनेस बिना मालिक के
धीरे धीरे डूबने लगा। उसके मैनेजर, सुपरवाइजर सभी लोगों ने मिलकर कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया कि अब उसके पिता का 500 करोड़ का बिजनेस था वह पूरा ठप हो गया और शहर के बीचों बीच उसके पिता का जो घर था वह भी नीलामी के कगार पर था। तभी अचानक एक दिन पल्लवी ने देखा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसके पिता की कंपनी और घर की नीलामी के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ था और उसे खरीदने के लिए ऐसे ऐसे लोग इंटरेस्टेड थे जो उसके पिता के विरोधी थे। पल्लवी ने जब वह सब देखा उसका माथा ठनका। वह सोफे से उठी और उस न्यूज़पेपर को लेकर सीधे अपने पापा के कंपनी के मैनेजर के पास पहुंची। उसका कॉलर पकड़कर उसके ऊपर हाथ उठाया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मैडम, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। यह क्या कर रही हैं आप? तभी पल्लवी ने उसके मुंह पर वह न्यूज़पेपर फेंक कर मारते हुए कहा, यह सब क्या है? यहाँ सब क्या हो रहा है? किसी ने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। और वह गुस्से में आकर फिर से उसके ऊपर हाथ उठाया तो वह मैनेजर भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने भी गुस्से में जाकर उसका हाथ ऐसा मरोड़ दिया कि वह वहीं दर्द से कराह कर बैठ गई। तभी मैनेजर ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, सुनिए मैडम, सबसे पहले आप अपना मोबाइल और लैपटॉप चेक कीजिए। हमने कितने बार फ़ोन और ईमेल किया है, लेकिन क्या आपने रिप्लाई दिया? जब आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तब हमें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा, समझी आप? कहते हुए वह मैनेजर टेबल को ज़ोर से अपने हाथ से पीटा और वहाँ से चला गया। पल्लवी अपनी सहेलियों को एक एक करके फ़ोन लगा लगा कर अपनी परेशानी रो रो कर बताती रही, लेकिन मजाल है कि किसी एक सहेली ने भी कहा हो कि तू चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, हम तेरे दुख की घड़ी में तेरा साथ देंगे। सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब उसे अपने पति आशुतोष की याद आई। उसने आशुतोष को फ़ोन लगाया तो पता चला उसका इंडिया नंबर तो वहां पहुंचते ही बंद हो गया था और उसने अपने विदेश के नंबर से उससे बात करने की कोशिश किया था, लेकिन वह उस समय अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने, पार्टी एंजॉय करने में इतनी व्यस्त थी कि अपने पति का नंबर भी सेव करके नहीं रखा था। फिर उसने अपना ईमेल चेक किया, आशुतोष किया था। तब उसने ईमेल से नंबर नोट किया और आशुतोष को रो रो कर सारी बातें बताई कि किस तरह उसके मम्मी पापा का प्लेन क्रैश हो गया और इस दुनिया में नहीं रहे, और जिन सहेलियों पर उसने इतना भरोसा किया, पैसे उड़ाए, उन सहेलियों ने झांक कर भी नहीं देखा कि वह मर रही है या जी रही है। आशुतोष ने उसे ढांढस बंधाया कि वह निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा, और यह भी याद दिलाया कि उसने उसकी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार किया था। शायद उसी का परिणाम होगा जो आज उसे इस रूप में मिल रहा होगा। तभी आशुतोष के बॉस का फ़ोन आया और उसने भी पल्लवी का फ़ोन काटकर अपने बॉस से बात करने लगा, क्योंकि अगर वह अपने बॉस से बात नहीं करता और सही समय पर सारे काम करके नहीं देता तो शायद उसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। इसीलिए उसने भी पल्लवी से ज़्यादा देर बात ना करते हुए अपने काम में व्यस्त हो गया। आशुतोष से बात करने के बाद पल्लवी को सच्चाई का आभास हुआ। उसे उस समय एहसास हुआ कि वास्तव में किया गया कर्म लौट कर जरूर आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब उसकी सासू माँ गायत्री जी और ससुर गोविंद जी, जो कि अपने गांव में ही सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, उस समय अध्यापक की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी, और गोविंद जी के पिताजी ने शराब की लत के कारण अपनी ज़मीन जायदाद भी बेच दी थी, जिसके कारण गायत्री जी को गृहस्थी चलाने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता था। और गोविंद जी की तनख्वाह कम होने के कारण उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी बराबर नहीं हो पाती थी।
लेकिन गायत्री जी ने ना ही कभी गोविंद जी को यह एहसास होने दिया कि वह तंगी से भरा जीवन व्यतीत कर रही है। यह ऐसा कोई मौका देती थी जिसे गोविंद जी ऐसा महसूस करते कि वह अपने परिवार का भरण पोषण में कोई कमी रख रहे हैं, बल्कि वह तो गोविंद जी से हमेशा यह कहती रहती कि मैं तो आप जैसा जीवन साथी पाकर धन्य हो गया हूँ। और जितना समय उसके पास होता वह सदुपयोग करती रहती। वह कभी लोगों के कपड़े सिलती तो कभी खेतों में मजदूरों के साथ काम करने जाती तो कभी पशुपालन के काम में मदद करती, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। और गोविंद जी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद पास पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते और बाकी समय में गायत्री जी की मदद घर के कामों में करते थे। जब तक गायत्री जी और गोविंद जी अपने सारे काम पूरे नहीं कर लेते थे तब तक रात में बिस्तर पर नहीं सोते थे। पास पड़ोस और रिश्तेदारी के लोग गोविंद जी की कड़ी मेहनत और अच्छी आचरण को देखकर कहते, कीड़ा के पेट में हीरा ने जन्म लिया है, क्योंकि गोविंद जी के पिताजी ने अपने पुरखों की जमीन जायदाद और जो भी जमा पूंजी थी शराब जुआ में पूरा बर्बाद कर दिया था। लेकिन गायत्री जी और गोविंद जी की सूझबूझ और कड़ी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पिता द्वारा बेची गई सारी ज़मीन वापस खरीद लिया। और उसके अलावा भी गांव तो गांव, भविष्य के बारे में सोचकर उन्होंने शहर में भी बहुत से ज़मीन खरीद लिया, क्योंकि उनकी एक बेटी और एक बेटा था। उनके भविष्य में काम आए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिस प्रकार उन्होंने किया था। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में भी प्लॉट खरीद लिया, जिसका फ़ायदा आशुतोष को मिला, क्योंकि उनकी बेटी ममता के पति विकास, जो कि मिलिट्री में थे, वह तो दहेज के सख्त खिलाफ थे। उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था, इसीलिए उन्होंने दहेज के रूप में ममता को कुछ भी नहीं दिया। अब आशुतोष जी कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में पल्लवी भी काम करती थी, जबकि उसके पापा की उससे भी बड़ी कंपनी थी। लेकिन वह अपने पापा के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना चाहती थी, और वही उसे आशुतोष पसंद आ गया। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह जिस चीज़ पर भी हाथ रख देती समझो वह उसी की हो जाती। बस फिर हुआ क्या था, आशुतोष उसे पसंद आ गया और यही बात उसने अपने पिता के सामने रख दी। उसके पिता ने जब आशुतोष के बैकग्राउंड के बारे में पता लगवाया तो पता चला उसके पिता एक मामूली सा अध्यापक है और माँ हाउसवाइफ है। उसके पिता की हैसियत 1 पाव हिस्से के बराबर है तो पल्लवी के पिता की हैसियत 3 हिस्से के बराबर है। अब तो पल्लवी को पूरा यकीन हो गया कि उसके पापा आशुतोष को यूं ही चुटकियों में खरीद लेंगे। लेकिन आशुतोष को गायत्री जी और गोविंद जी के संस्कार मिले थे, इसलिए उसने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दरअसल उनका प्रस्ताव यह था कि आशुतोष उनके घर जमाई बनकर रहे। आशुतोष को पता था घर जमाई बीबी का गुलाम, जिस बात की इजाज़त उसका मन बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप ने कभी भी गुलामी करना नहीं सिखाया था। उन्होंने तो उसे आत्मसम्मान की सूखी रोटी को ज़्यादा बेहतर बताया था गुलामी के 56 भोग से। इसलिए उसने उनके प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अब तो पल्लवी की जीत थी आशुतोष से शादी करना, इसलिए उसने सोचा अब तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसने अपने दिमाग का तिगड़म लगाना शुरू किया। उसने आशुतोष के सामने अपनी हार मानने का नाटक किया कि वह आशुतोष को घर जमाई नहीं बल्कि वह खुद शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल अर्थात आशुतोष के घर जाएगी। पल्लवी के इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुश थे पल्लवी के सास ससुर और आशुतोष। अब तो आशुतोष और पल्लवी की शादी में कोई अड़चन ही नहीं थी, इसलिए उनकी शादी बड़ी ही आसानी से धूमधाम के साथ हो गई। लेकिन गायत्री जी और गोविंद जी को कहाँ मालूम था कि वह जिस बहू को अपने घर की लक्ष्मी समझकर
खुशी खुशी अपने घर ले आ रहे हैं। वही लक्ष्मी एक दिन उन्हें नागिन बनकर डस लेगी। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ अच्छा था, क्योंकि तब गायत्री जी और गोविंद जी स्वयं अपनी कमाई करके घर चलाते थे और पल्लवी बहू भी नई नई थी, इसलिए वह भी एक आदर्श बहू बनकर अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही, ताकि वह आशुतोष को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर सके। उसने धीरे धीरे उसके माता पिता के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए। गायत्री जी जो भी काम करती वह उसमें कुछ न कुछ ऐसा कर देती कि आशुतोष को अच्छा नहीं लगता। जैसे गायत्री जी आशुतोष के पसंद की सब्जी बड़े मन से बनाती तो पहले तो उन्हें इधर उधर जाने देती और उसमें या तो कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती या फिर कभी नमक ज़्यादा डाल देती, जिससे आशुतोष भड़क उठता। या गायत्री जी कभी उसके सफ़ेद शर्ट धोकर सफ़ेदी में चमक लाने के लिए कपड़ों के ऊपर नील चढ़ाती तो पल्लवी उन कपड़ों के ऊपर अलग से नील छिड़क देती, ताकि आशुतोष के कपड़े खराब हो जाए, जिससे आशुतोष को बहुत ही क्रोध आ जाता और अपनी माँ को उल्टा सीधा कुछ भी कह देता और पल्लवी उस बात को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर बातों की सच्चाई की दिशा ही पलट देती और आशुतोष को भड़काती रहती, जिससे आशुतोष धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होता चला गया। अब तो उसके माँ बाप उसे सच में गांव के गंवार ही लगने लगते और पल्लवी शहर की मॉडर्न लड़की जो कि आशुतोष की लाइफ स्टाइल को सही तरीके से चलाना जानती है। अब तो पल्लवी ने धीरे धीरे आशुतोष को यह कहकर मना लिया कि क्यों न वे दोनों गांव के इस खंडर नुमा घर को छोड़कर उसके पापा की हवेली में ही जाकर रहे, ताकि वे दोनों अपने स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन को जी सके। आशुतोष ने भी इस बारे में बहुत विचार किया और कहते हैं ना, संगति का असर होता ही है। चाहे आप कितने भी अच्छे सोच वाले हो, अगर गलत लोगों के बीच रहोगे तो कभी ना कभी गलत लोगों का प्रभाव जरूर पड़ ही जाएगा। एक कहावत भी है, काजल की कोठी में कैसे भी सयानो जाए, लागी है पर लागी है। अर्थात जिस प्रकार काजल काला होता है, काजल आगे वाले स्थान में आप कितना भी बचकर चलने की कोशिश करेंगे, आप कितना भी होशियारी कर लो, वह कहीं ना कहीं लग ही जाता है। बस वही हुआ आशुतोष के साथ भी। आशुतोष को भी अब उसके माँ बाप का बचपन से देखा हुआ वह संघर्ष याद ही नहीं रहा। अब तो उसे शहर की चकाचौंध ही रास आने लगी। अब और टिप टॉप रहने, हाई सोसाइटी वालों के जैसा जीवन जीना पसंद करने लगा। इसीलिए वह अपने मम्मी पापा से यह बहाना बना दिया कि पल्लवी के मम्मी पापा को भी उसकी ज़रूरत है और वह हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा है। वह आता जाता रहेगा और चला गया अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में रहने के लिए। आशुतोष जैसे ही पल्लवी के मायके में रहने के लिए उसके साथ गया, पल्लवी को तो मानो उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने उसी रात एक ग्रैंड पार्टी रखी। उस रात उसके घर में खूब शोर शराबा हुआ। पल्लवी ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और जमकर पार्टी का लुत्फ़ उठाया, लेकिन आशुतोष को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने पल्लवी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब पल्लवी अपने मायके में थी, अब पिता के पैसे उड़ाती थी और बात बात पर आशुतोष को यह महसूस कराती थी कि यह शहर है, कोई उसका गांव नहीं, जहां हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए। आशुतोष को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि कैसे वह बात बात पर पल्लवी को टोके, इसलिए वह भी उसे कुछ नहीं कहता था। समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गायत्री जी ने आशुतोष को फ़ोन किया और रो रो कर उन्होंने बताया कि गोविंद जी को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा है। आशुतोष ने घबराकर पल्लवी को सारी बातें बताई और कार लेकर पहुंच गया अपने पापा को लेने अपने गांव।
आनन फानन में अपने गांव से उसने जल्दी जल्दी में शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि वह पापा के इलाज में कोई कमी ना छोड़े, पैसों की कोई चिंता ना करे। बस फिर क्या था, अब आशुतोष को पैसे की ज़रूरत थी और उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। इसलिए उसने पल्लवी से अपने पिता के लिए इलाज के लिए पैसे मांगे। अपने पापा के लिए इतनी चिंता देखकर पल्लवी तो मानो जल भून ही गई थी। अब उसे अच्छा मौका मिला था आशुतोष को मजबूर करने का। उसने कहा, आशुतोष, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, यह तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पापा की कंपनी भी अभी घाटे में चल रही है। अभी तो हमको हमारा मेंटेनेंस ही पूरा करना मुश्किल हो रहा है। यार बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आशुतोष ने अपने 2-4 दोस्तों को मदद के लिए फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और ना ही कोई फिजिकल मदद की। तभी आशुतोष के एक दोस्त ने एक सेठ से मिलवाया, जिसने उसे एडवांस में पैसे दिए ताकि वह उसके लिए काम कर सके। आशुतोष मान गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशुतोष के अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार चुके थे। आशुतोष अब अपने पिता की डेड बॉडी को गांव लेकर गया। वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया और पल्लवी से कहा, पल्लवी, अब माँ का क्या करना है? अब पापा तो रहे नहीं कि उनकी देखभाल कर दे। अब तो माँ अकेली हो गई है। अब या तो हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं या फिर हमें यहीं रहना होगा। पल्लवी को फिर से वही बात याद आ गई जो शादी से पहले आशुतोष ने किया था, अपने माता पिता को न छोड़ने का फैसला। बस फिर क्या था, पल्लवी ने भी अपने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। वह कहने लगी, हाँ आशुतोष, तुम सही कह रहे हो। मम्मी को हम अकेले रखने का रिस्क नहीं ले सकते। दीदी भी दूसरे शहर में रहती है, इसलिए आप इकलौते होने के नाते आपका तो फर्ज बनता है कि आप उनकी अच्छी तरह ध्यान रखें। इसलिए हम मम्मी को अपने साथ ही शहर लेकर चलते हैं, ताकि उन्हें यहाँ बार बार पापा की याद भी नहीं आएगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेगी तो उन्हें भी अच्छा महसूस होगा। आशुतोष को भी लगा शायद पल्लवी बदल चुकी है। माँ के दुख को वह अच्छी तरह से समझ रही है, लेकिन पल्लवी क्या समझ रही थी, उसे केवल वही जान रही थी। उसने गायत्री जी से मीठी मीठी बातें करके अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया, पर बातों ही बातों में एक एक करके घर के सारे काम नौकरों की तरह करवाने लगी, जबकि उसकी मम्मी महारानी की तरह ठाठ से बैठी रहती। सबसे बुरा तो पल्लवी को तब लगता जब उसके घर में बड़े बड़े अमीर लोग मिलने आते और गायत्री जी साधारण से कपड़े पहने नौकरों की तरह सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था में लगी रहती। और कभी गलती से भी किसी ने उसके बारे में पूछ लिया तो उन्हें अपने सास बताने में पल्लवी को बड़ी शर्म आती थी। एक दिन आशुतोष ने अपनी माँ को बताया कि उसे कंपनी की ओर से 2 साल के लिए अलग अलग देश में जाकर कुछ काम करना होगा और वहाँ की जानकारी इकट्ठी करके कंपनी में जमा करना होगा, तो उसकी तरक्की होगी। बेटे के विदेश जाने की बात से गायत्री जी तो मानो टूट सी गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें लगा अगर उनका बेटा अच्छा खासा कमाने लगेगा तो उनका और अपना खर्चा अच्छे से उठा पाएगा, ताकि समय समय पर बहू के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने भले ही 2 साल तक लीव ही सही, लेकिन हमेशा के लिए सुख की घड़ी आ सकती है, इसलिए उन्होंने बेटे को विदेश जाने से नहीं रोका। वहीं पल्लवी आशुतोष से बार बार यही कह रही थी कि मेरे पापा के कितनी बड़ी कंपनी है, कई करोड़ का कारोबार है, यह सब तो मेरा ही है और मेरा है तो तुम्हारा भी है।
तो तुम्हें विदेश जाने और दूसरे के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आशुतोष खुद गर्ज था, इसलिए वह पल्लवी की बात नहीं माना और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश चला गया। आशुतोष जिस दिन से विदेश गया, बस उसी दिन से गायत्री जी के सुख के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वैसे तो गांव से शहर आते ही गायत्री जी के सुख के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन आशुतोष के विदेश जाते ही पल्लवी गायत्री जी के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगी। उसके घर के नौकरों को 2 टाइम का खाना तो कम से कम मिलता ही था, लेकिन गायत्री जी को तो उतना भी नहीं मिलता था। कभी शाम को खाना मिलता तो सुबह नहीं, और अगर सुबह मिल गया तो दोपहर को नहीं मिलता था, क्योंकि पल्लवी को लगता था कि आशुतोष गायत्री जी के कहने पर ही विदेश गया है। इसीलिए वह उन्हें इतना कष्ट देना चाहती थी कि वह आशुतोष के आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ दे। उसने तिगड़म लगाया। एक दिन उसने रसोई का गैस खुला छोड़ दिया और सारे नौकरों को उस दिन छुट्टी दे दी और गायत्री जी को सामान खरीदने बाज़ार भेज दी। बाज़ार से आने के बाद खाना बनाने के लिए कहकर वह किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। गायत्री जी भोली भाली उसके कहे अनुसार काम करती रही, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन गायत्री जी के साथ काम करने वाली मीरा उनसे मिलने आई थी और गायत्री जी फल काटकर तीसरी मंजिल में पल्लवी के पापा के दोस्तों को फल और नाश्ता देने गई थी। गायत्री जी को मालूम नहीं था कि मीरा उनसे मिलने आई है, लेकिन मीरा ने सोचा गायत्री जी ने सब्जी बनाने के लिए सारी चीज़ काट कर रखा है, तो क्यों न मैं उनके आने तक सब्जी फ्राई कर देती हूँ, ताकि उनके आने के बाद हम दोनों मिलकर बातें कर सकें। दरअसल वह उनके पास सर दर्द की दवा लेने आई थी। मीरा के परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए वह गायत्री जी को अपने परिवार का सदस्य के रूप में ही मानती थी। लेकिन मीरा ने सब्जी फ्राई करने के लिए जैसे ही लाइटर चलाया, पूरे रसोई में आग लग गई। मीरा को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और उसका दम घुटने के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े घर में आग लग जाने के कारण चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तुरंत फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद ही आग पर काबू पाया गया। गायत्री जी धीरे धीरे नीचे उतर कर आई तो उनके घर के गार्डन में काम कर रहे माली ने उन्हें बताया, चाची आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं कल ही मैडम को किसी से बात करते हुए सुना था कि आज तो मैंने ऐसा तिगड़म लगाया है कि बुढ़िया का काम तमाम ही हो जाना है। अब तो सिर्फ हम दोनों पति पत्नी ही रहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अब हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। उसने आगे कहा, चाची हो न हो शायद इसमें आपके बेटे का भी हाथ हो सकता है। तभी तो उसने ऐसा कहा और आपके बेटे ने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पूरे 2 साल के लिए विदेश चला गया। गार्ड की बातें सुनकर गायत्री जी को भी विश्वास हो गया कि शायद बहू बेटे की साजिश ही है। इसीलिए वे आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप निकल गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गई, और उन्होंने उस माली को अपनी कसम दे दिया था कि वह इस बात को किसी से ना कहे कि गायत्री जी जिंदा है। अब गायत्री जी उस घर से निकल तो गई, लेकिन क्या काम करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक होटल के मालिक से अपनी व्यथा कही। होटल का मालिक लालची किस्म का इंसान था, उसे काम से मतलब था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। गायत्री जी की हालत के बारे में सोचा, ना ही उनकी मजबूरी के बारे में। अब गायत्री जी दिन रात दौड़ दौड़ कर काम करती और बदले में भर पेट दोनों टाइम का खाना खाती। उन्हें तनख्वाह से तो कोई मतलब ही नहीं था,
क्योंकि वह अब किसके लिए पैसे जमा करे। वह अपने जीवन से उदास हो गई थी, इसलिए वह जितना पैसा देता उतना चुपचाप रख लेती थी। उधर घर पर लाश देखकर पल्लवी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाकर सबको दिखावा किया कि उसकी सास के मरने से उसे बड़ा दुख हुआ। उसने आशुतोष को भी गायत्री जी के मरने की सूचना दे दी और 13वीं का कार्यक्रम भी कर दिया। उधर गायत्री जी, जो कि दया की मूरत थी, वह जो भी काम करती, थोड़ा बहुत पैसा होटल का मालिक उन्हें देता, वह सारे रुपए लक्ष्मी को दे देती ताकि वह अपना और अपने बेटे का खर्च चला सके। जब लक्ष्मी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब गायत्री जी भी उसे देखने के लिए अस्पताल गई हुई थी। वहीं उन्हें उनके गांव का ज़मीन का दलाल मिल गया। उसने बताया कि गायत्री चाची, गोविंद चाचा ने जो छोटा सा खेत लिया था, वहाँ हीरे का पता चला है। सरकारी ऑफिसर लोग आपके घर का पता पूछ रहे थे, लेकिन ना ही आशुतोष का फ़ोन लग रहा था और ना ही आपका पता था। वह तो शुक्र है कि आज आप मिल गई, वरना वह खेत सरकार अपने कब्जे में ले लेती, क्योंकि सरकार ने नोटिस निकाला है कि 3 महीने के अंदर उस ज़मीन का मालिक उनके ऑफिस से संपर्क नहीं करेगा तो वह ज़मीन सरकार की हो जाएगी। गायत्री जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें याद था, उन्होंने अपना पुराना मकान नहीं बेचा था और घर और 1-2 प्लॉट जो उन्होंने खरीदा था, साथ में छोटे मोटे खेत भी खरीदे थे, उनके सारे पेपर्स वही पुराने मकान में हैं। उन्होंने उस दलाल से कहा, बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दलाल ने कहा, चाची पेपर जमा करने के लिए अब सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। गायत्री जी ने सारी बातें लक्ष्मी को बताई और उसे यह दिलासा भी दिया कि अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बेटे का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और गायत्री जी अपने गांव पुराने घर की ओर चली गई। वहां जाकर देखा तो घर के आसपास घास फूस जमे हो चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला, क्योंकि वह अपने घर की चाबी अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर ही रखती थी, जो पल्लवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने सारे कागजात देखे तो उसमें उस खेत की पेपर्स भी थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वह उस दलाल के साथ सरकारी कार्यालय में जाकर सारे पेपर जमा किए। सरकार की ओर से उन्हें उस ज़मीन के मुआवजे के रूप में 15,000 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि एक छोटे से हीरे की कीमत तो कई करोड़ होती है, तो वहाँ तो हीरों की खदान ही थी। इसीलिए उस ज़मीन की कीमत भी हीरे की तरह ही कीमती हो गई। अब गायत्री जी ने सोचा, इन रुपयों का क्या किया जाए। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव के घर को ठीक करवाया, लक्ष्मी के बेटे का इलाज करवाया। गायत्री जी को पता चला कि पल्लवी के घर की नीलामी होने वाली है। कंपनी कर्ज में डूब गई है, इसीलिए सारे वर्कर काम छोड़ दिए हैं। वही उनका माली, जिसने गायत्री जी की मदद किया था, उसका भी काम छूट गया था। वह दर दर भटक रहा था, तो उन्होंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। उस माली के द्वारा उन्हें पता चला कि कुछ ही दिनों में पल्लवी के घर और कंपनी की नीलामी होने वाली है। अब तो गायत्री जी के जीवन का एक ही मकसद था, पल्लवी की हवेली को खरीदना और अपने बेटे बहू को सबक सिखाना। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन पल्लवी के घर और कंपनी की नीलामी होने वाली थी। शहर के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आगे की कुर्सी में बैठे हुए थे। बोली 1200 करोड़ तक पहुंच गई थी। एक चमचमाती कार वहां आकर रुकी। आशुतोष और पल्लवी के साथ साथ सभी की नज़रें उस कार की ओर थी कि इतनी महंगी और चमचमाती कार में कौन शख्स हो सकता है। गायत्री जी काला चश्मा लगाए, सर पर बड़ा टोपी पहने, चमचमाती साड़ी पहनकर गाड़ी से उतरी।
गाड़ी का दरवाज़ा पल्लवी के माली ने खोला और कहा, आइए मैडम। पल्लवी अपने माली को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अरे, यह किसकी नौकरी करने लगा? तभी गायत्री जी भीड़ को चीरती हुई सबके सामने आकर बोली लगाई, 1500 करोड़। 1500 करोड़ अमाउंट सुनकर सभी लोग भौचक्के होकर उन्हें देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे बोली लगाने की। बोली लगाने वाले ने 1500 करोड़ 1, 1500 करोड़ 2, 1500 करोड़ 3 कहकर बोली समाप्त कर दिया और कह दिया, मैडम जी, आज से यह बंगला आपका हुआ। गायत्री जी का गेट। अब तो पल्लवी ने उन्हें पहचाने ही नहीं, लेकिन जैसे ही नाम सुना गायत्री, तब उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो फटे हाल में यह बुढ़िया नौकरों से भी बदतर हालत में काम कर रही थी और आज करोड़ों की मालकिन। उसने आशुतोष के पास जाकर उससे बात करना चाहा तो आशुतोष का क्रोध से भरा लाल लाल चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे कुछ कह सके, क्योंकि उसके माली ने सारी राज की बात आशुतोष को पहले ही बता दिया था। लेकिन गायत्री जी आज भी अपने बेटे बहू से बहुत नाराज़ थी। आशुतोष ने हिम्मत करके गायत्री जी से बात करने की सोची, लेकिन गायत्री जी किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी और वह जैसे ही कार में जाकर बैठने लगी, आशुतोष दौड़कर जाकर उनका पैर पकड़कर रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। माँ, पल्लवी ने आपके साथ क्या क्या किया मैं कुछ भी नहीं जानता था। वह तो मुझे दीनू ने बताया, तब मुझे मालूम हुआ। तभी उनका माली भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझने में गलती हो गई। सर तो इस बारे में कुछ भी नहीं जान रहे थे। शायद पल्लवी मैडम अपनी सहेली से वह सब बातें कर रही थी और मुझे गलतफहमी हो गई थी कि सर से बातें कर रही है, जबकि इन्हें तो कुछ भी मालूम नहीं था। वह तो मैं जब यह वापस आए थे तब बताया तो इन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं जाना और इन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन आप मिली ही नहीं। मैडम, प्लीज़ सर को माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती की सज़ा इन्हें मत दीजिए। गायत्री जी ने अपने बेटे की ओर देखा तो वह अपराध बोध से ग्रसित आंसू बहाए जा रहा था। उसका छोटे बच्चों जैसा रोना देखकर गायत्री जी की ममता भी द्रवित हो थी और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी पल्लवी ने भी सोचा, क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, अर्थात आशुतोष के साथ साथ खुद भी माफ़ी मांगकर मम्मी जी के साथ रह लिया जाए। लेकिन गायत्री जी ने पल्लवी की मकारी को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया और अपने बेटे के साथ कार में बैठकर अपने पुराने घर में चली गई। पल्लवी भी वहीं खड़ी खड़ी पश्चाताप के आंसू बहाती रही। दोस्तों, सच ही कहा गया है, झूठ और मकारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, एक न एक दिन पोल खुल ही जाती है, जैसा पल्लवी के साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी कहानी सुन सकें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।